नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। आज थोड़ा समय से पहले हमारी बातचीत क्योंकि खबर बहुत ज़रूरी थी और ये ज़रूरी खबर इसलिए भी थी कि देश के लिहाज से देखा जाए तो आजकल एक प्रत्यर्पण को लेकर के खूब खबरें चल रही हैं। लगातार आप राणा की खबरें सुन रहे होंगे किस कदर वाहवाही भी हो रही है आज केंद्र के सरकार की। लेकिन ये जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। बस ये है कि वो एक आतंकी है और इस तरीके के हम जो बात आज कर रहे हैं वो एक भगोड़ा। भगोड़ा कैसे? हज़ारों करोड़ रुपए लेकर के भागने वाले जो तमाम भगोड़े हैं, हालाँकि ये एक संयोग है कि जितने भी भगोड़े अभी तक रहे हैं उनका संबंध कुछ न कुछ गुजरात से ज़रूर रहता है। मेहुल चोकसी की बात कर रहे हैं आज हम। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो गिरफ्तारी क्या भारत आने तक का सफ़र तय करा पाएगी? आज की हमारी बातचीत जो है, वो पूरी इसी पर है कि क्या कुछ हो रहा है, मेहुल चोकसी के मामले में क्या कुछ चल रहा है? हेमंत सर मैं सीधे आपके पास सवाल लेकर के आता हूँ। मेहुल चोकसी को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन क्या मेहुल चोकसी भी भारत आएगा? क्योंकि उसका संबंध तो गुजरात से है। भाई साहब नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। माफी आपसे भी, टीम से भी कि सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया मैंने आज सारों को, लेकिन खबर आपने बिल्कुल सही कहा, जरूरी थी। और खबर भी इसलिए जरूरी थी कि जो व्यक्ति पिछले 7 साल से इस देश से फरार था, 7.25 साल से, वो एक बार फिर उसके प्रत्यर्पण की उम्मीद जगी है। मैं केवल उम्मीद कह रहा हूं दर्शकों को उसको उसी रूप में देखे, क्योंकि हमारे मेहुल भाई मोदी जी का शब्द है, मेरा और राम प्रकाश राय जी का नहीं है। तो जो मोदी जी के हमारे मेहुल भाई है, सार्वजनिक है वो सारी बात जो उन्होंने कही थी, तो उनको भारत लाना इतना आसान हुआ। गिरफ्तार तो पहले भी हुए थे, एक बहुत छोटे से देश में हुए थे, और किस तरीके से उनको नहीं लाया गया था वो भी एक सारी कहानी है पूरी की पूरी, जिसके ऊपर डॉगी मीडिया ने कभी कोई चर्चा नहीं की। लेकिन पहले खबर को ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसको पूरा सिक्वेंशियली पूरा खोलेंगे दर्शकों के सामने। देखिए, अभी हाल ही में आपको याद होगा 21 मार्च 2025 को, यानी कि करीब 3 हफ्ते पहले, बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि जो मेहुल चोकसी है उनके देश के अंदर है। और 12 अप्रैल को अभी उसको अरेस्ट कर लिया गया है वहां पर। और अरेस्ट किया गया है जो मुंबई कोर्ट के जो दो उसके खिलाफ वारंट हैं, 2018 का और 2021 का। और वो अब वहां पर अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण, स्वास्थ्य आधार पर बेल अप्लाई करने की फिराक में है। बेल अप्लाई करने की फिराक में ऑलरेडी है वो, हेल्थ बेसिस पे, क्योंकि उसकी उम्र 65 साल है। तो वो नेचुरली उसको हर तरीके से वो करना पड़ेगा। मेहुल चोकसी का बता दूं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड आज तक के, उनमें से वो और उसका भतीजा नीरव मोदी, दोनों के दोनों इन्वॉल्व थे। और 13,850 करोड़ रुपए का उसके ऊपर बैंक पीएनबी को धोखा देने का आरोप है उसका। और उसका क्या नाम है, इसका उनका भतीजा उसमें, नीरव मोदी, वो भी उसमें बराबर का हिस्सेदार है। 65 साल के हैं ये। और गीतांजलि ग्रुप ऑफ जो था ना, गीतांजलि ग्रुप की पूरी चेन थी आभूषणों की, उसके ये पूरे पूर्व चेयरमैन रहे हैं। देश की सबसे बड़ी आभूषण चेन के मालिक हैं ये। पूरे देश में इसके 4,000 से ज्यादा स्टोर थे, 4,000 से ज्यादा स्टोर थे। और 1985 से ये व्यक्ति अपने पिता से हीरे के कारोबार उनसे संभाला था इस आदमी ने। ये भारत की नागरिकता से 2018 में भागा था, ये जनवरी 2018 में। घोटाले का पर्दाफाश होने से एन पहले, कुछ पहले, यानी कि जिन पीएनबी के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके इसने उस घोटाले को अंजाम दिया, वहीं से इशारा मिला। और ये महोदय जनवरी 2018 में रफू चक्कर हो गए। उसके बाद ये यहाँ कभी प्रकट नहीं हुए। इनको कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये एंटीगुआ, दक्षिण अफ्रीकी देश, और बारबूदा, वहां दोनों के नागरिक हैं 2017 से। यानी कि इनकी भागने की तैयारी, भागे जनवरी 18 में, लेकिन तैयारी पहले पूरी कर ली गई थी। और इनकी जो पत्नी है प्रीति, वो ऑलरेडी बेल्जियम की नागरिक है। और बेल्जियम में इनका पारिवारिक व्यवसाय भी है। वहां इनकी एक बेटी की शादी भी हुई है वहां के एक हीरा व्यापारी से। इनके जो बड़े भाई हैं उनकी भी वहां हीरे की एक फर्म है। और वहां जो ये चौकसी है अभी रिसेंटली उपचार के लिए गए थे, कथित तौर पर कि मुझे ट्रीटमेंट कराना है। और उनकी पत्नी प्रीति भी साथ है वहां पर, जो वहीं की नागरिक है। तो बेसिकली क्या है कि चौकसी ने किया क्या था ये जानना बड़ा जरूरी है। चौकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी ने मुंबई में पीएनबी की एक ब्रांच है, ब्रेंडी हाउस ब्रांच बोलते हैं उसको। वहां पर उसने क्या किया कि लगातार कई सालों तक फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे करके, और फर्जी फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट, तो लेटर ऑफ जो अंडरटेकिंग है उसको एलओयूज बोलते हैं बैंक की भाषा में, और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट को एफएलसीज बोलते हैं। इन दोनों के जरिए उन्होंने आरबीआई के तमाम दिशा निर्देशों को, बैंक लिमिट्स को बताते हुए पीएनबी के अधिकारियों के साथ मिलकर के ये सारा घोटाले को अंजाम दिया था।
और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इनके जो ये थे ना पीएलसीज, जो बैंक के रिकॉर्ड में एंटर करने होते हैं, जिसके बेसिस पर आपकी क्रेडिट लिमिट जो होती है, बैंक से उधार लेते हो आप, वो फिर उसकी लिमिट होती है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो ये देते थे फर्जी उनको, लेकिन उन्होंने कभी उसको रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया। तो जितना मर्जी आए लेते गए, और वो अमाउंट फाइनली 13,850 करोड़ तक पहुंच गई। ये इनकी पूरी कहानी है राय साहब, जिस तरीके से उन्होंने घोटाले को अंजाम दिया है। और बेसिकली इनका जो भतीजा है नीरव मोदी, उसके भी प्रत्यर्पण की कार्रवाई लगातार, आपको पता है, फॉलो करने की बात है, लेकिन 7 साल से आज तक हुआ कुछ नहीं। इससे पहले भी ये गिरफ्तार किए गए थे, आपको ध्यान होगा, डोमिनिका जैसे छोटे से देश के अंदर अरेस्ट हुए थे। तो भारत सरकार का, आपको याद होगा, बहुचर्चित फोटो भी था कि ये जहाज कहाँ है, क्या खड़ा है, क्यों गया है। तो ये प्रचार करने की कोशिश की गई थी कि मोहिल भाई को लेकर के आएंगे। तो डोमिनिका की जेल में 51 दिन तक ये महोदय रहे थे, उसके बावजूद भी भारत सरकार इनको नहीं ला पाई थी। और हालत ये हुई कि एंटीगुआ पहुंचने के बाद भी उनका जो केस दर्ज हुआ था वहां पर, वापस एंटीगुआ चले गए थे ये, उसको भी खारिज कर दिया गया वहां की कोर्ट के द्वारा, और सरकार कुछ नहीं कर पाई। चौकसी मई 2021 में एंटीगुआ से पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंचा था, अगर आपको ध्यान हो तो, वहां उसे अरेस्ट किया गया। सीबीआई की टीम उसी जहाज को लेकर के, जिसका मैंने जिक्र किया, प्रत्यर्पण के लिए वहां रातों रात पहुंची थी और बड़ा प्रचार हुआ था। लेकिन उससे पहले ही ब्रिटिश क्वीन जो है एलिजाबेथ जब थी, उनकी प्रिवी काउंसिल से उसे राहत मिल गई और उसे फिर एंटीगुआ को हवाले कर दिया गया। सोचिए, अगर सरकार उनको लाने के लिए गंभीर होती तो क्या उसको रोका नहीं जा सकता था? ब्रिटेन से तुम्हारे बहुत बढ़िया संबंध, एक टेलीफोन कॉल पे सब कुछ हो जाता, नहीं हो जाता? छोटा सा देश नहीं ला पाए। तो खेल कुछ और है। जहाज गया, सीबीआई के अधिकारी गए, और उसके बावजूद भी ब्रिटिश जो क्वीन थी, उसकी प्रीवी काउंसिल ने उसको राहत देते हुए वापस एंटीगुआ के हवाले कर दिया गया। ये सारी कहानी है वैसे। ये सर, ये जो पूरी कहानी है, ये सरकार फेल है या फिर सिर्फ और सिर्फ गुजरात कनेक्शन जो है वो सब कुछ कर रहा है बैकडोर से? सारी कहानी गुजरात कनेक्शन की वजह से चल रही है। ये तय है कि वो लाए नहीं जाएंगे क्योंकि भाई वो गुजरात के आदमी है, ले आएंगे तो वो हो सकता है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है 13,850 करोड़ किसी एक व्यक्ति ने तो नहीं वो हुआ होगा, और बिना किसी बड़े व्यक्ति के कहे हुए बैंक अपने रिकॉर्ड मेंटेन ना करे, ये क्या संभव है क्या? नहीं राय साहब, ये पूरे का पूरा एक डकैती का सिस्टम है। आपने आतंकवादी का नाम लिया ओपनिंग में, कि आतंकवादी को पकड़ के लाया और उस पर बड़ी जबरदस्त वो हो रही है। उसको तो पकड़ लाए, वो तो षड्यंत्र करता था। रिचर्ड हेडली का क्या हुआ? वो तो नहीं आया, वो तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा आपका डॉगी मीडिया। वैसे ही यहां पर है। आप देखिए, इसमें बेसिकली क्या है कि जो डोमिनिका और एंटीगुआ से आप नहीं ला पाए, तो आपको क्या लगेगा? बेल्जियम में तो उसके ऊपर फ्रॉड का भी आरोप लग गया है कि उसने उनको बिना बताए अपने दोनों नागरिकता छुपाए, भारत का अपना मूल नागरिक हो जानकारी दिए बिना वहां पर भी फर्जी एंट्री करी एक तरीके से, और बेल्जियम में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। तो आपको पता है, जब भी आप किसी को बाहर से प्रत्यर्पण करके लाते हैं, पहले उस देश में उसके कानून के तहत उसको फेस करना पड़ता है, और उसके बाद भारत में उसको प्रत्यर्पित किया जाएगा। और इसकी वापसी इतनी आसान नहीं है। जब डोमिनिका से नहीं ला पाए आप, एंटीगुआ से नहीं ले पाए, तो ये तो यूरोप का देश है भाई, बेल्जियम तो यूरोप का देश है। तो बेसिकली क्या है कि मोदी जी ने सरेआम कहा हमारे मेहुल भाई, आपने देखा था वो बड़ी फेमस वो है, अगर हो सके तो मैं चाहूंगा एक वो क्लिपिंग अगर मिल जाए तो मैं भी कोशिश करता हूं। तो उसमें उन्होंने कहा था हमारे मेहुल भाई। दूसरा, जो व्यक्ति 13,850 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड करके भागा हुआ है, और जिसके इंटरनेशनल कनेक्शन इतने हैं, जिसकी बेटी भी बेल्जियम के अंदर भी है, आपको क्या लगता है उसके पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं, कनेक्शंस की तो कोई कमी है नहीं? तो वो आपको क्या लगता है यूरोप के टॉप मोस्ट वकीलों को हायर नहीं करेगा? और जब वो यूरोप के टॉप मोस्ट वकीलों को हायर करेगा, तो नेचुरली इस सारे प्रोसेस को वो डिले कराने की कोशिश करेगा। और भारत सरकार की टॉप पर जो महामानव बैठे हैं, उनके भाई हैं ही वो, खुद हम कहते हैं हमारे मेहुल भाई, जिस तरीके से वो कहा था। और ये कोई पहला केस नहीं है। आप देख रहे इसी तरीके से विजय माल्या कर रहा है हमारे साथ, लंदन में है, सबको पता है, केस दर्ज है, एक्टिवली सारी चीजें हो रही है, आज तक तो आया नहीं। तो बेसिकली क्या है कि उसके पास भी वकीलों का बड़ा दल था, इनके पास भी पैसे की कोई समस्या नहीं है। तो अगर सरकार गंभीरता के साथ, देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर एक मसला होता है, दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बातचीत अलग चीज होती है। तो अगर इसको मोदी जी अगर उतने गंभीर होते लाने में, तो इसको तो वहीं से पकड़ लाते वहां पे। जब उस टाइम तो जो ब्रिटिश क्वीन की जो प्रीवी काउंसिल थी, वहां तो एक टेलीफोन ही करना था कि इसकी हमें जरूरत है, इसने इस तरीके से किया है। तो वर्ल्ड लीडर है हमारे पास, तो आपको पता है विश्व गुरु है, लेकिन वो क्यों नहीं किया गया? उसमें तो कोई सवाल पूछेगा नहीं डॉगी मीडिया जो है।
तो सारी की सारी बातचीत ये है कि इस व्यक्ति को लाना, इसको डिप्लोमेटिक लेवल पर की बजाय सीधा पॉलिटिकल लेवल पे अगर कोई कोशिश करे तो बहुत आसानी से लाया जा सकता है, वरना वही जो कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें उलझ करके मामला रह जाएगा। ऐसा तो भागे तो सर मेहुल चौकसी से लेकर के नीरव मोदी, सुशील मोदी और पता नहीं जाने कितने-कितने लोग सब भाग गए। लाखों करोड़ रुपए लेकर के गायब हैं। विजय माल्या का आपने अभी ज़िक्र ही किया और ये सारे लोग, एक बड़ी बात ये है कि ये सारे लोग पब्लिक डोमेन में परमानेंटली आते रहते हैं। परमानेंटली उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, उनके वीडियोज़ आते रहते हैं। कहीं कभी-कभी तो तमाम जो है उनके पार्टी और कार्यक्रमों के वीडियोज़ आते हैं। विजय माल्या इसके लिए जाने जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं आते। लेकिन एक मोदी का ज़िक्र कर देने पे राहुल गांधी की संसद सदस्यता ले ली जाती है। देश वही है। अब जब इस स्तर पे ये सारी चीज़ें हैं, तो हम ये उम्मीद भी क्यों पालें कि नीरव मोदी या मेहुल चौकसी या विजय माल्या किसी को भारत लाया जाएगा और फिर भारत ला करके उनसे पैसे की वसूली होगी। उस वसूली पैसे से 15-15 लाख रुपए जो बाकी हैं लोगों के उधार मोदी सरकार पर, वो उधार चुकाएगी मोदी सरकार। नहीं राय साहब, देखिए ये जो इन्होंने किया ना, जो देश का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला किया इन्होंने, इसको आप किसी भी रूप में आर्थिक आतंकवाद से कम मत मानिए। ये लोगों का हुँ। पैसा है, ये मेरा और आपका पैसा है। और किस कनाइवेंस के साथ ये बैंक अधिकारी कोई भी इतना बड़ा रिस्क लेगा क्या? आपके हिसाब से कितना ही बड़ा? मैं कह रहा हूं पीएनबी का सीएमडी जो होगा, क्या वो अपने दम पर इस तरह का काम कर सकता है? किसी की हिम्मत नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल इशारा ना हो। और जिस व्यक्ति को भरे कारोबारियों की मीटिंग के अंदर देश का प्रधानमंत्री, जो बीजेपी का उस टाइम घोषित था, वो ये कह रहा है कि हमारे मेहुल भाई से पूछिए और इस तरीके से कीजिए, तो वो दो शब्द ही पर्याप्त है पूरे सिस्टम के लिए। उसके बाद तो वित्त मंत्रालय में जिसको कहोगे वो भी फ्लैट मिलेगा, बैंक का चेयरमैन भी मिलेगा, और आरबीआई का गवर्नर भी हाथ जोड़े खड़ा होगा कि बताइए साहब और क्या करना है। तो इस तरह की जो मैसेजिंग होती है, पॉलिटिशियंस कभी डायरेक्टली इस लेवल पे जो है हाईएस्ट लेवल से वो इंटरवेंशन नहीं करते। वो खेल तो यही है कि हमारे मेहुल भाई कह दिया, बाकी तो सारा जो रिश्ते को तो बेच लेंगे मेहुल भाई। और उसी की परिणति ये हुई कि इस व्यक्ति ने पूरा आनंद लिया। पूरे हिंदुस्तान में आप सोचिए 4000 स्टोर थे ज्वेलरी के, कोई मजाक नहीं है। और उसके बाद रातों रात भाग गया वो। तो उसके बाद वित्त मंत्री तमाम बार कहती है कि हमने इतने की बरामदगी कर ली, इतने की कर ली, इतने की। कहाँ है? दिखाइए जरा। पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं आजकल। पहले तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का चांस होता था, आजकल तो वो सारे कायदे कानून भी बताइए आपको, जो मर्जी आए बोल दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं। अब तो ये कह देते कि कोई आया नहीं, कोई गुस्सा नहीं। तो इस सरकार का तो खैर उस मामले में क्या ही कहेंगे। लेकिन बेसिकली ये बहुत ही ब्राइट चांस है, अगर यहाँ डिप्लोमेटिक लेवल पे सरकार चाहे तो इंटरवेंशन करके पॉलिटिकल लेवल पे, और इस मामले को कानूनी पेचीदगियों की बजाय एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, गुजरात लॉबी है, गुजरात के तमाम व्यापारी, आपको क्या लगता है वो वहां रह करके उसके टच में नहीं होंगे? पहले से ज्यादा होंगे। और वहां बैठ करके जितना आसानी से कर सकते हैं, या क्योंकि पैसे की तो कोई कमी है नहीं, सारे का सारा हजम है। तो उस सूरत के अंदर अगर सरकार चाहे तो ये बाएं हाथ का खेल है, वरना वही होगा जो डोमिनिका और एंटीगुआ में हुआ, वहां से भी नहीं ला पाए। लेकिन लेकिन दिक्कत तो ये है ना सर कि ये क्या हालात साफ ये नहीं दिखाते कि डर से कहीं ज्यादा ये ब्लैकमेलिंग का खेल है कि आप सब कुछ जानते हुए भी एक व्यक्ति को अगर आप भारत नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब तो साफ है ना कि वो आपके राज खोलने की धमकी उसके पास है। जिस तरीके से अमेरिका ने आपकी नस दबा रखी है, जिस तरीके से आप वही उनके पास नेतान्याहू है, वो जाकर के सारी इंफॉर्मेशन दे आते हैं, वो बता आते हैं कि आपने किसके किसके फोन में क्या क्या हरकतें करवाई, और अब भाई नस दबाए दिया रहे हैं। वैसे ही ब्लैकमेलिंग की कहानी ये सारे लोगों के पास नहीं है, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, क्योंकि भाई बिना राजनीतिक संरक्षण के तो ये चोरी, ये लूट हुई नहीं है। नहीं राय साहब, 100% राजनीतिक संरक्षण है, 100% कनाइवेंस है। संरक्षण संरक्षण नहीं, कनाइवेंस भी है। अगर आपको विजय माल्या का ध्यान हो, उस दिन हम राज्यसभा में कवर कर रहा था मैं उस दिन, जिस दिन वो तत्कालीन वित्त मंत्री से मिलकर के बाकायदा उसको बता करके मैं विदेश जा रहा हूँ, और 16 बैग लेकर के, भारी भरकम बैग, और उड़ गए लंदन। उसके बाद आज तक लौट के नहीं आए। अगर ये काम कांग्रेस की सरकार में हुआ तो आप सोचिए क्या होता, पूरी बीजेपी क्या करती। तत्कालीन वित्त मंत्री से वो व्यक्ति मिलकर के बता के आया है, गया है अमेरिका, भागा नहीं है तो वो उस तो टाइम। अभी भी सर, वो सत्ता पक्ष तो अभी भी ये कहता है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसने बनवाया, किसने बनवाया। एमपी राज्यसभा था भाई। एमपी राज्यसभा हम्म। इज एंटाइटल्ड टू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। एनी एमपी कैन हैव इट। वेयर इज द प्रॉब्लम? सवाल तो ये है कि तुम्हारा पेगासस तब कहां था? तुमने देश के राजनेताओं, देश के पत्रकारों, देश के एक्टिविस्टों, तमाम लोगों के फोन टेप करे ना, कथित तौर पर, जिसको आप आज हामी हामी नहीं करते।
तो ये जो छोटे आतंकवादी हैं, कि आर्थिक आतंकवाद कहीं बड़ा आतंकवाद है भाई भारत जैसे गरीब देश के अंदर। तो किसी एक पर इनमें से किसी पे लगाया क्या पेगासस? इनकी जासूसी क्यों नहीं कराई? उसके खिलाफ भी नोटिस था, उसको एयरपोर्ट से कैसे जाने दिया गया? इन सवालों का जवाब कौन देगा राय साहब? तो सवाल क्या है कि डॉगी मीडिया ये सवाल नहीं पूछता। इसलिए मैंने आप आज पूरी टीम को बॉदर किया कि इस खबर को तत्काल खोला जाए, वरना जो अभी चल रहा है पिछले कुछ दिन से तहव्वुर हुसैन राणा, उसका लेकर के दुकान चलाई जा रही है। 18 दिन तक खबरें प्लांट करेंगे, राष्ट्रवाद फलाना, मोदी ले आए, ये किए वो किए। मैं सफलता तब मानता जब हेडली को लेकर के आते, क्योंकि असली एग्जीक्यूटर वो था। ये तो एक छोटा षड्यंत्रकारी है, ले आए आप, अच्छी बात है। और इसके भी प्रत्यर्पण की जो थी कोशिशें, वो कितने सालों से चल रही थी, उसका क्रेडिट अकेली बीजेपी नहीं ले सकती। 14 के बाद प्रयास नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि आपको पता है देश का इकोसिस्टम है, डॉगी मीडिया वो ऑलवेज दे आर रेडी फॉर डूइंग एनीथिंग ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो आपके दोस्त बैठते हैं साउथ ब्लॉक में, जोशी जी, उन सब के करने से कुछ भी वो है। लेकिन सवाल केवल इतना है कि ये सारे के सारे लोग अगर वास्तव में आप विश्वगुरु हैं, आपने देखा है जो अमेरिका के अंदर पन्नू आतंकवादी है, उसका जिसने षड्यंत्र रचा था व्यक्ति ने, वो गुप्ता जी, उसको कहां से उठा लेंगे? वो दम है ना, उसको विश्वगुरु कहते हैं, उसको 56 इंची कहते हैं। किसी देश से कोई प्रत्यर्पण नहीं, कुछ नहीं, रातों रात अरेस्ट किया, सुबह उठा के अमेरिका ले गए। तो वो होती है देश की पॉलिटिक्स भी उसको कहते हैं आप, और डिप्लोमेसी भी उसको कहते हैं। यहां जो आप कह रहे हैं, इसको केवल नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, पोस्चरिंग कहते हैं। और जो कुछ आप कहते हैं, जो आप प्रचार करते हैं, आप करते हैं उससे ठीक उल्टा है। भारत में पिछले पौने 11 साल से लगातार आप इस बात को देख रहे हैं, और कोई बारिश नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आज सुबह सुबह पहले इसको जब दर्शकों के सामने ला दे, ताकि उनके सामने क्लियर रहे कि खेल हो क्या रहा है, कैसे किया जा रहा है। मतलब गुजरात कनेक्शन होने का फायदा अभी भी पूरी तरीके से इस उम्मीद को ज़्यादा बरकरार कर रहा है कि वो कहीं न कहीं बच सकते हैं, उनके पास तमाम ऑप्शंस हैं। जो पहले हुआ, वही फिर होगा। नहीं, उम्मीद कर सकते हैं हम, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है राय साहब, और उम्मीद करते हैं कि गुड सेंस विल प्रिवेल। मोदी जी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, और दोस्ती से ऊपर राष्ट्र है जिसकी उन्होंने संरक्षण की, जिसके हितों की सुरक्षा की उन्होंने शपथ ली। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे, गुड सेंस प्रिवेल, सद्बुद्धि की कामना है, भारत सरकार उसको लेकर के आए और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करे कि मोदी के जानकार भी अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं तो ये चाहूंगा अगर कि इसको अगर एक प्रेसिडेंट अगर के तौर मेहुल पे चौकसी स्थापित करें। भारत लाए अगर मेहुल चौकसी भारत लाए जाएँ, तो फिर बाकी लोगों के लिए भी उम्मीदें जगने लगेंगी। सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा कि फिर विजय माल्या को भी ले आओ, नीरव मोदी को भी ले आओ, सुशील मोदी को भी ले आओ। राय साहब, एक स्टेज के बाद आपको पौने 11 साल सरकार चलाते हुए भी कब तक आप फर्जी खबरों और नैरेटिव के सारे गुजारा करते रहेंगे? कभी ना कभी तो आपको ग्राउंड पे डिलीवरी करनी पड़ेगी ना। तो ये वही डिलीवरी है। अगर आप इन लोगों को ला पाओ तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, और आपके लिए भी चुनाव लड़ना आसान होगा कि देखिए हमने जो कहा था वो करके दिखाया। कब तक फर्जीवाड़े के साथ, कब तक नकली 56 इंची के साथ, कब तक केवल दावों के साथ? कोई भी बात देख लीजिए आज तक जो मोदी ने कही है, एक भी धरातल पर आई है? तो क्या कहते थे, मसूद अजहर को घसीट के लाएंगे, दाऊद अब्रीम को घसीट के लाएंगे। पौने 11 साल हो गए भाई, कहाँ है वो? आज तो टीवी उसका नाम भी लेता। 20 बार उसको मार चुके हैं। देखा नहीं आपने? दाऊद को पता नहीं कितनी बार मार चुका है भारत का डॉगी मीडिया, वो तो वही है। कुछ नहीं किया आपने। तो ये जो नकली नैरेटिव है, इसके सारे बहुत लंबे समय तक राय साहब नहीं चला जाता। राष्ट्रवाद एक्चुअल में यही है कि जो भारत के खिलाफ अपराध करके विदेशों में मौज काट रहे हैं, उनको आप घसीटते हुए लाइए। और उसके लिए बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक चक्कर में पड़ने की बजाय, जैसे अमेरिका अपनी ताकत दिखाता है, आप भी तो 56 इंची है ना, विश्वगुरु है, सारे नेता आपकी सुनते हैं। ये तो राजनाथ जी बताते हैं ना, मोदी जी तो फोन पे युद्ध रुकवा देते हैं भाई लेकिन दो देशों का। लेकिन सर वो 56 इंची होना या विश्वगुरु होना, वो सारी चीज़ें तो देश में केवल मुसलमान समाज के लिए रखी गई है ना। वो तो केवल उस पर काम होता है कि कैसे जो है हिंदू खतरे में है और हिंदू खतरे के नाम पे मुसलमानों की पिटाई कर लो। बस इसके लिए वो 56 इंच चलता है ना। बाकी तो अभी तक कहीं दिखा नहीं। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ? कहाँ गए 56 इंची महोदय? चीन जो कुछ कर रहा है, वो बस्तियां बसाए ले रहा है। वो बांग्लादेश का जो है वो अंतरिम आदमी जा करके चीन की गोद में बैठ करके क्या कुछ बोल रहा है, और उसको आप जाके डिनर करा रहे हैं, और फिर वहां पे 56 इंच भी है। दोनों चीजें एक साथ कैसे सर? नहीं सर, यही डॉगी मीडिया का नैरेटिव होता है। इसी को जो आप कहते हैं ना कि रवांडा मीडिया, कि आपके सामने फोटोग्राफ है यूनुस के साथ डिनर करते हुए की, उसके बावजूद भी आप राष्ट्रवादी हैं। वहां पर आपका दोस्त फंसा हुआ है अडानी, उसके पैसे फंसे हुए, बांग्लादेश ने उनके साथ पावर डील कैंसिल कर दी। उसके कारण सारे का सारा खेल हो रहा है, सबको पता है। उसके बावजूद भी आज तक वहां के हिंदुओं के बारे में आरएसएस ने, बीजेपी ने कुछ बोला क्या?
दिस इज द ओनली रीजन। और मजेदार बात यह है, आपने कहा मुसलमानों के लिए, फर्जी नैरेटिव सबके लिए है। और आप तो मुसलमानों का कल्याण करना शुरू कर दिया मोदी जी, आपने देखा नहीं? जब सरेआम वो वक्फ बोर्ड के कानून को सारे मुस्लिम चीख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा भला करूंगा मैं, तो ऐसा ही भला उन्होंने, अगर आपको याद हो तो, किसानों का भी किया था। किसान चीख रहे थे और मोदी जी कह रहे थे मैंने तुम्हारे भले के लिए कानून बनाए। तो जब किसान 1.5 साल तक सड़क पे बैठे रहे, आपने उनको बुला के बताया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं कि भाई ये कानून तुम्हारे हित में से? तो अब मोदी जी पहले किसानों का जबरदस्ती भला किया, अब मुसलमानों का भी जबरदस्ती भलाई कर रहे हैं। तो मोदी जी का ये अंदाज है, जिसको निपटाना होता है उसका भला करने चल पड़ते हैं और ऐसा कानून बनाते हैं कि उसकी फिर पीढ़ियां घिसटती हैं। वही स्थिति यहाँ पर है। और बेसिकली आपको एक बात माननी पड़ेगी, ये 56 इंच का जो फर्जी नैरेटिव है, इसका गुब्बारा बहुत जल्दी फूटने वाला है। आपने अमेरिका से शुरुआत देख ली है, जिस तरीके से ट्रंप 80-82 दिन के अंदर ही उसकी अलोकप्रियता बढ़ रही है, तो भारत में भी वो दिन दूर नहीं है। एक दौर आता है जब राइट विंग का पूरा उभार आपने देखा, तमाम नेता उसमें जीत करके आए। अब जिस तरीके से ट्रंप पर इतनी जल्दी जनता के बीच में अविश्वास और सारी चीजें, अलोकप्रियता हुई है, उसकी और उसका जो फॉल आउट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से भारत के साथ तमाम दुनिया के देश व्यवहार कर रहे हैं, अमेरिका ने जिस तरीके से भारत के साथ किया, हमारे जो अवैध प्रवासियों से लेकर के टैरिफ से लेकर के हर चीज को, कोई भी देख लीजिए आप। अब तुलसी गबार्ड ने सरेआम ईवीएम का जिक्र करना शुरू कर दिया। वहां पर, वहां की ईवीएम अगर सेफ नहीं है तो यहाँ की सेफ कैसे होगी? नेतन्याहू, आपने बिल्कुल ठीक कहा, नेतन्याहू पता नहीं क्या बता के आ जाएंगे। अमेरिका की अदालत के अंदर आपने कल डिस्कशन किया था, किस तरीके से पेगासस वाला सारा मामला खुलता जा रहा है। किसी दिन अगर वो नाम सामने आ गए तो कहां मुंह छुपाएंगे आप? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी वीक लिंक्स हैं। और चाइना का तो नाम आपको पता है, मुंह से नहीं निकलता। आप बताइए, रूलिंग पार्टी का सुब्रमण्यम स्वामी दिन डे इन एंड डे आउट क्या कहता है कि चाइना ने हमारी इतनी जमीन दबा ली, इतने किलोमीटर दबा ली। चाइना का भारत सरकार ने संसद के पटल पर पहली बार ये मान लिया कि कुछ कॉलोनीज बसाई गई। माना कि नहीं माना? फिर 56 इंची कहां गया? कहां गया राष्ट्रवाद? कहां गई लाल आंखें? कहां गया आपका डॉगी मीडिया? संसद में सरकार कह रही है कि हाँ 2 कॉलोनी बसाई है, तो तुम कर क्या रहे हो भाई? इतनी बड़ी सेना क्या कर रही है? आप प्रधानमंत्री किस बात के हैं? और आप चाइना के साथ अंदर खाने व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं। कितना व्यापार बढ़ गया मोदी के आने के बाद, सोच करके देखिए, इन मल्टीपल्स बढ़ा है। और चाइना जो जो भी भारत के साथ मिस एडवेंचर कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, उसकी सैमरिक जो तैयारियां हैं, जो भी स्ट्रेटेजिक तैयारियां हैं, आपको क्या लगता है पैसा कहां से आ रहा है? जो भारत के व्यापार से जो उनको लाभ हो रहा है, उसी से सुरक्षा तैयारियां होती होंगी या कुछ और है? आप उनसे सामान खरीदते हो, उनको इनकम होती है, और वो सारा पैसा भारत के ही क्षेत्रफल के अंदर, भूभाग के अंदर कॉलोनियां बसाने में यूज होता है, भारत के ही बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज होता है। वहीं पर एयर बेसिस बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर के, और आप आंख बंद करके बैठे, लाल आंखें तो छोड़िए, आपके मुंह से चाइना नहीं निकलता है। तो ये सारे का सारा फर्जी नैरेटिव राय साहब, मुझे लगता है ये चंद दिनों का है और बहुत जल्दी ये गुब्बारा फूटेगा और सारी असलियत सामने आ जाएगी। कितने राष्ट्रवादी हैं, कितने 56 इंची हैं, कितने वर्ल्ड लीडर हैं, कितने विश्व गुरु हैं। जब आप किसी देश के मसले पर किसी से भी बात नहीं कर पाते, ट्रंप ने क्या क्या कहा व्हाइट हाउस में खड़ा करके, आपकी तो आवाज भी नहीं निकली। वो आपको कह रहा है कि इंडिया सालों से टैरिफ टेररिज्म कर रहा है। किसी प्रधानमंत्री के सामने, राष्ट्राध्यक्ष के सामने ट्रंप की तो भाषा सब जानते हैं, लेकिन काउंटर करने का काम किसका है? उन्हीं का काम था ना वहां। तो सुन के आगे चले आए चुपचाप, एक लाइन का जवाब दिया हो तो बता दीजिए। उनके मुंह पे ईवीएम की बात की, उनके मुंह पे बांग्लादेश की बात की, सवाल आपसे पूछा जा रहा था। तो बेसिकली सारा गुब्बारा फूट चुका है। ये जो आपकी क्या है, जो डॉगी मीडिया है, ये कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी, कब तक झूठा प्रोपगेंडा करेंगे? सारी चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब तो केवल देश की जनता के ऊपर है कि वो कब जाग जाए। इसलिए मेरी और आपकी हमेशा ये कोशिश होती है कि तथ्यों के आधार पर चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रख दे, बाकी फैसला जनता कर ले, दर्शक साथी कर ले, तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है और फर्जीवाड़ा क्या है। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर गुजरात लॉबी भारी पड़ती है या फिर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम भारी पड़ता है। गुजरात लॉबी का कनेक्शन और ब्लैकमेलिंग का डर मेहुल चौकसी को बचा पाता है या फिर राष्ट्र प्रेम जो है वो मेहुल चौकसी को घसीट करके भारत ला पाता है। ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर, हमसे बात करने